एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन ये मेडिकल टर्म है। सामान्य भाषा में कहें केवल एक लाइन में कि बच्चों के पैदा होते समय ये जन्मजात विकार जो होता है इसकी वजह से लैट्रिन के रास्ते में बनने में समस्या होती है, जिससे वो नेचुरली जो लैट्रिन होती है वो या तो रुक जाती है या अलग जगह से आ रही होती है। उसको कई तरह से विभाजित किया गया है और इस विभाजित करने के पीछे जो पर्पस है वो उससे क्योंकि ये कई तरह के होते हैं, इसकी वजह से इनका मैनेजमेंट भी या इनको सही करने का तरीका भी अलग-अलग होता है। इनको कभी हाई, लो, इंटरमीडिएट या अन्य तरह के भी इससे डिवाइड किया गया है। जो लेटेस्ट है उसमें मेल, फीमेल इनको भी अलग तरह से डिवाइड किया गया है, क्योंकि दोनों में भी प्रजननांग के साथ या फिर मलद्वार वाली जो है वो कभी-कभी समस्याएं जुड़ी रहती हैं और कभी-कभी अन्य अंगों की समस्याएं भी इसके साथ सिंड्रोम की तरह प्रेजेंट करती हैं। तो इस तरह से अगर विभाजित करते हैं तो इससे जो है हमें इसके इलाज में इसको सही करने में और भविष्य में इसमें रहने वाली परेशानियों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से क्लियरिटी मिल जाती है। एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन में क्या होता है कि मलद्वार और जो मलाशय हैं, क्योंकि ये दो अलग-अलग बड्स से बनते हैं और ये फिर आपस में जाके मिलते हैं। मलाशय जो है वो ऊपर से नीचे आता है, मलद्वार जो है वो नीचे से ऊपर जाता है और एनोरेक्टल रिंग पे एक जगह पे ये जाके मिलते हैं और इनके बीच का रास्ता फिर एकाक हो जाता है, जिससे कि मल के जाने का, शरीर से बाहर निकलने का रास्ता जो है वो बन जाता है। अगर इस प्रक्रिया में कोई भी व्यवधान किसी भी लेवल पे आता है तो ये समस्या पैदा होती है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की ये समस्या है, उसी तरह से मरीज की दिक्कतें भी होती हैं। कभी-कभी क्या है कि इनका पता अगर बहुत अच्छी व्यवस्था है जब गर्भवती महिला के जाँचों के लिए, तो कभी-कभी प्रेगनेंसी के दौरान जो अल्ट्रासाउंड होते हैं या जो जाँचें होती हैं, उनमें इसका पता चल सकता है। बट अधिकतर बच्चों में ये समस्या जो है वो तुरंत ही जन्म के बाद पता चलती है। और सबसे जो सही या सबसे सिंपल वे है कि जो इंस्पेक्शन करना होता है, अच्छी तरह से देखना होता है कि मलद्वार अपनी जगह पे है कि नहीं है, छोटा तो नहीं है या कभी-कभी कुछ केसेस में होता ही नहीं है। उसकी जगह केवल एक छोटा-सा छिद्र टाइप का या केवल एक छोटा-सा डिप्रेशन जिसको बोलेंगे डिम्पल टाइप का होता है। तो इस तरह की चीज़ों से अनुमान लग जाता है कि हाँ, बच्चे को इस तरह की कोई समस्या है। बहुत सारे कारण रहते हैं, जैसे कि नॉर्मली जो है पीडियाट्रिक सर्जन्स को ये फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड प्रॉब्लम है। सामान्य पॉपुलेशन में देखा गया है कि 2000 से 5000 बच्चों में से एक में ये समस्या होती है। तो इस समस्या की उत्पत्ति क्यों होती है, कैसे होती है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है कोई फैक्टर्स आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। लेकिन कुछ केसेस में जो है जेनेटिक या जीन की म्यूटेशंस की वजह से ऐसा होता है। उन कंडीशंस में, उन फैमिली में इसकी जो पाए जाने की संभावना है वो 100 में 1 में हो जाती है, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। तो कुछ जीन ऐसे 3-4 जीन आइडेंटिफाई हुए हैं क्रोमोसोम 7 पे, जिनमें म्यूटेशन की वजह से ये समस्या फ्रीक्वेंट होती है। अधिकतर क्या होता है कि जन्म के 48 घंटे बाद जो है बड़ी आंत भी बढ़िया से काम करती है, तो मल जो है वो मलद्वार के रास्ते बाहर निकल जाता है। अगर बच्चे ने मेकोनियम, जिसको पहली लैट्रिन जिसको मेकोनियम बोलते हैं, अगर वो पास नहीं किया है या फिर देखने में उसके मलद्वार जो है या उसका रास्ता जो है वो दिख नहीं रहा है या अपनी जगह से कहीं अलग है, या तो इस तरह से इसको पहचाना जा सकता है। पहचानने के बाद किस तरह का है, इसको कैसे जो है हाई, लो या इंटरमीडिएट में डिवाइड करें, तो उसके लिए एक उल्टा करके एक्सरे किया जाता है, जिससे कि जो बड़ी आंत में जो गैस होती है उसको उस समय बच्चों में जो लैंडमार्क्स हड्डियाँ होती हैं उनके उनसे कितनी दूरी पे है, उसी के हिसाब से इसे हाई, लो या इंटरमीडिएट में डिवाइड करते हैं।
जिस हिसाब से इसका मरीज में होता है, अगर हाई होता है तो इसका मतलब ज़रा सा भी मल के लिए कोई रास्ता बना ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों की जो है ऑपरेशन, वो जन्म के तुरंत बाद उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर मल नहीं निकलेगा तो फिर मरीज जो है ऑब्स्ट्रक्शन में चला जाता है, उल्टियाँ होती हैं और जहरवाद में चला जाता है। तो इस तरह के जिनमें हाई एआरएम होता है, उनमें जन्म के तुरंत ही बाद ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, जो कि लगभग 48 घंटे, 24 से 48 घंटे के अंदर की जाती है। इस सर्जरी में जो है लैट्रिन का रास्ता टेम्परेरी बाहर बना दिया जाता है, और जिससे हमें समय मिल जाता है कि जब थोड़ी और ग्रोथ हो और उसके बाद इनका फाइनल या डेफिनेटिव सर्जरी की जा सके। जिन बच्चों में कोई एक फिसला एक अलग तरह के एबनॉर्मल छिद्र के द्वारा, या तो पेशाब के रास्ते से या फिर स्किन में जो पेरिनियल की स्किन है उसमें कहीं और से ये इस तरह से थोड़ी बहुत अगर निकास हो पा रहा होता है मल का, तो उनमें थोड़ी सी डिले करके या थोड़ा सा समय बाद ये सर्जरी की जा सकती है। सर्जरी के बाद ये समस्या बहुत हद तक कंट्रोल की जा सकती है, क्योंकि जन्म के समय ही डिपेंड करता है कि ये इसका किस तरह का टाइप है। हाई है तो उसमें अन्य परेशानियों के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऑपरेशन के बाद जो है जो रिज़ल्ट्स रहते हैं, अगर लो टाइप का है, इंटरमीडिएट टाइप का है, तो उनके रिज़ल्ट हाई टाइप से बेहतर होते हैं। तो अगर कहें बहुत ज़्यादा अगर इसमें डेवलपमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, तो ये समस्या लगभग हमेशा के लिए दूर हो जाती है। कुछ केसेस में कॉन्स्टिपेशन के अलावा कभी-कभी मल को अच्छे से रोक ना पाना, जिसको इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, इस तरह की समस्याएं लंबे समय तक रह सकती हैं। इनका भी इलाज के द्वारा अधिकतर निजात मिल जाती है। तो अल्टीमेट गोल इन सब सर्जरीज़ और ऑपरेशन का यही रहता है कि मरीज़ जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी कॉन्स्टिपेशन या बिना किसी इनकॉन्टिनेंस के अपना जीवन यापन कर सके। जो लो टाइप के मालफॉर्मेशन होते हैं, उनमें बहुत सारे मरीज़ अपनी सामान्य ज़िंदगी में जा सकते हैं। कुछ 10 से 20% केसेस में जो है अन्य अंगों की भी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जिनमें कि कॉमनली क्या है, यूरिनरी सिस्टम या पेशाब का रास्ता जो है वो भी कभी-कभी उसमें भी दिक्कत होती है, या पेशाब और लैट्रिन के रास्ते जो हैं वो दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो जैसी समस्या मलद्वार के साथ आती है, मल के रास्ते में आती है इनकॉन्टिनेंस और कॉन्स्टिपेशन की, वैसी ही समस्या कभी-कभी पेशाब के रास्तों में आ सकती है। लेकिन समय के साथ जैसे-जैसे बच्चा मैच्योर होता है, सर्जरी के इफ़ेक्ट भी उस हिसाब से और बेहतर होते जाते हैं, वो कंट्रोल करना सीख लेता है, तो ये समस्याएं वक्त के साथ धीरे-धीरे कम हो जाती हैं। कभी-कभी ये समस्याएं बड़े बच्चों में, एडल्ट्स में आ सकती हैं। बीइंग अ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, इस तरह के केसेस बहुत रेयर होते हैं, बट अगर इनकॉन्टिनेंस की समस्या या इस तरह की समस्याएं हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही नई और बेहतर तकनीकें आ गई हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑगमेंटेशन ग्लूटियोप्लास्टी या ऑगमेंटेशन सर्टेरियोप्लास्टी। कि अगर नीचे मलद्वार का जो रोकने का मैकेनिज्म है वो कमज़ोर रहता है, क्योंकि जन्म के समय से बना नहीं है, और वक्त के साथ अगर ये मजबूत नहीं हो पाता है, तो कुछ शरीर की ही ऐसी मसल्स के पार्ट को या मसल्स को लेके उस रास्ते को और मजबूती प्रदान की जाती है, जिससे ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो अगर आप होपफुल रहते हैं, इसका सही जगह पे और समुचित इलाज लेते हैं, तो ये समस्याएं बहुत हद तक एकदम नॉर्मल ख़त्म हो जाती हैं और आप नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हो। इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी एक तो ये है, सबसे पहले जब जन्म के समय अगर लैट्रिन का रास्ता बाहर बनाया गया है, तो बच्चे के खान पान के साथ उस स्टोमा की केयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो उस स्टोमा की केयर जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं, उसी तरह से उस स्टोमा अप्लायंस को समझना होता है, कब उसको चेंज करना होता है और कब ये एंटिसिपेट करना होता है कि इसमें कोई रुकावट तो नहीं आ रही है। तो इन सब की केयर बहुत ज़रूरी होती है। लंबे समय या डेफिनेटिव सर्जरी के बाद जो है कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, वो सब करनी होती हैं। उसके बाद भी अगर मान लिए कब्जियत रहती है या फिर कभी-कभी अपने आप जो इनकॉन्टिनेंस की वजह से कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो उन सब के लिए भी एक्सरसाइजेस या कभी-कभी अन्य तरह की सर्जरीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, और यही ध्यान में रखना होता है।